बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आती है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन तो वो है ही। प्लीज अपने नोट्स निकाल लीजिए और जल्दी से रेडी होकर स्क्रीन के सामने बैठ जाइए ताकि आप आज का लेक्चर भरपूर तरीके से समझ सकें। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, लेकिन वहां पर हमने वेक्टर को सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा था। तो जरा रिमाइंड करते हैं, उसको एक दफा रिकॉल करते हैं। आपको याद है ये वेक्टर ए है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2a, और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा 3a। ये थी वेक्टर की सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमने एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि नंबर्स स्केलर्स होते हैं। यहां से मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, आंसर इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आप देख रहे हैं आंसर में हमारे पास वेक्टर ही आ रहा है, 2a एक वेक्टर ही है लेकिन बस मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। आज का क्वेश्चन ये है कि क्या वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किया जा सकता है तो आंसर क्या वेक्टर होगा या स्केलर होगा। तो पहली बात का जवाब ये है कि यस, इट इज पॉसिबल टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब दूसरी बात का जवाब कि आंसर वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, इसका जवाब है कि दोनों आ सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर भी आ सकते हैं। अगर आंसर स्केलर आए तो इस किस्म की मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा है और यही आज का टॉपिक है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी वेक्टर आता है। ऐसी सूरत में हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। क्वेश्चन ये है कि डॉट कब चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट कब चाहिए, तो इसको ही आज हम लोगों ने सीखना है। लेकिन उससे पहले जरा हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए बेटा, हमारे पास आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों प्रोडक्ट को एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टिंक्शन तो देनी है ताकि मिक्स ना हो जाए, इसलिए यहां जब हम दो चीजों को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके दरमियान में डॉट डालेंगे। अभी आप देखिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर आ जाए तो हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ two vectors results in a scalar quantity, then this product is called dot product, या फिर दूसरा नाम क्या दिया, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर रिजल्ट आ रहा है। और हम इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये देखिए जी, मैथमेटिकली इसको हम यू डिफाइन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, तो देखिएगा जी कैसे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ए डॉट बी, ये दो वेक्टर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई कर दें और इसका आंसर क्या आ रहा है, ए बी कॉस थीटा। सबसे पहले तो देखिए आंसर स्केलर है कि नहीं, यस, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, और किसी भी एंगल का जो कोसाइन की वैल्यू होती है वो तो डेफिनेटली स्केलर होता है क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये है हमारे पास वो फॉर्मूला जिसको आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज करना है। लेकिन इस फॉर्मूले को देखिए कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। लेकिन सबसे पहले देखें ये थीटा क्या है। जब मैं जैसे बोला है कि थीटा क्या है तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि ये वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था। नहीं बेटा, थीटा यहां पर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, क्योंकि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एंगल उनके दरमियान जो टेल होती है, टेल के दरमियान बनता है, जिसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो थीटा इज द
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा होगा। उसके बाद देखिए जरा डिस्कस करते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन। कि हम फिजिकली इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फिजिकली तो तभी एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसको फिजिकली ड्रॉ करेंगे। तो जरा ड्रॉ करता हूं। ये देखिए आप ए डॉट बी को ये ना समझे कि ए डॉट बी में तीन चीजें आ रही हैं, एक, दो और तीन, बल्कि सही कॉन्सेप्ट ये है कि आप कहें कि ए में डॉट प्रोडक्ट में एक चीज ए आ रही है और ये दूसरी चीज है पूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, बी कॉस थीटा। आपको पता है बी कॉस थीटा तो बी का कंपोनेंट है, यानी कि अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं मैं इसको यूं ड्रॉ कर सकता हूं। ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और है इनके दरमियान एंगल थीटा। अब मुझे निकालना है बी कॉस थीटा। मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वेक्टर ए पर। आपको मालूम है ये वेक्टर बी है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका वाई कंपोनेंट है। हम एक्स कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। ये बी हो तो ये थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। यानी कि जब मैं ए डॉट बी कहता हूं कि वो किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है, ए बी कॉस थीटा के बराबर है, तो एक्चुअली में मैं एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा ले रहा हूं जबकि दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट ले रहा हूं जो ए की डायरेक्शन में है, यानी कि बी कॉस थीटा। पूरा वेक्टर नहीं ले रहा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लिया है जबकि दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना लिया जितना पहले वेक्टर की डायरेक्शन में बन रहा है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल। इस बी कॉस थीटा के 3 से 4 नाम आप लोगों को हर वक्त याद होने चाहिए। तो देखिएगा मैं कहूंगा कि ये बी कॉस थीटा क्या है। इस बी कॉस थीटा को हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी। एक तो हम कह सकते हैं कि ये बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ बी। हम ये भी कह सकते हैं कि ये बी का अफेक्टिव कंपोनेंट है, और इसको हम कह सकते हैं ये कंपोनेंट ऑफ बी है इन डायरेक्शन ऑफ ए, और हम इसको ये भी कह सकते हैं, तीसरा चौथा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये 4 नाम आप इसके याद रखेंगे कि ये बी की प्रोजेक्शन है ए के ऊपर। ये प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, जरा एक सिंपल एग्जांपल में देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वेक्टर है। आप इमेजिन करें इस वेक्टर के ऊपर इस वक्त सूरज है और उसका साया जमीन पर बन रहा है। जरा देखिए जो वेक्टर का साया बन रहा है, जिसको हमने ब्लैक में शो किया, ये जो वेक्टर का साया बन रहेगा सूरज बिल्कुल ऊपर हो तो इसे बोलेंगे ये प्रोजेक्शन है। अगर ये वेक्टर ए है तो जो प्रोजेक्शन है वो ए कॉस थीटा होगी। अगर वेक्टर बी है तो प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा होगी। इसी तरह वेक्टर सी है तो प्रोजेक्शन सी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो आप प्रोजेक्शन को जब भी इमेजिन करें तो प्रोजेक्शन को इमेजिन करें एज ए शैडो। अब जरा देखें क्या प्रोजेक्शन चेंज होगी, जरा वेक्टर का एंगल चेंज करें। जैसे जैसे वेक्टर का एंगल चेंज हो रहा है, वेक्टर ज्यादा एंगल पर जा रहा है, देखिए उसका साया कम होता जा रहा है, दूसरे अल्फाज में उसकी प्रोजेक्शन कम होती जा रही है। इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है वो एक ऐसी चीज है जो वेक्टर के एंगल पर डिपेंड करती है। अगर वेक्टर जमीन के बिल्कुल पैरेलल होगा, उसका साया बहुत ज्यादा बनेगा जमीन के ऊपर। इमेजिन करें ऐसे शैडो, और जैसे जैसे मैं एंगल ज्यादा करता जा रहा हूं वैसे वैसे वो शैडो कम होता जा रहा है, और जरा देखिए 90 डिग्री पर वो शैडो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये आपने देखा कि इस तरह से
प्रोजेक्शन को इमेजिन करना ज्यादा आसान है। ये है एक्चुअली फिजिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आप फिजिकली इमेजिन करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से इमेजिन कीजिएगा एक वेक्टर के प्रोजेक्शन को, जिसको 4 नाम मैंने और दिए कि ये जो b cos थीटा है ये b की प्रोजेक्शन कहलाएगी a पर, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ b है, या फिर हम कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ b है, x कंपोनेंट ऑफ b है। ये सारे इसी के नाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस फार्मूले को कैसे पढ़ना चाहते हैं। आप इसको पढ़ दो a b cos थीटा, तब भी चलेगा। आप इसे बोले नहीं a b cos थीटा, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। आप इसे बोले एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना जितना वो उसकी डायरेक्शन में आ रहा है या जितना उसका साया बन रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, शेडो। या आप कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ b, या आप कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ b, वो भी चलेगा। या कह दो मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड कंपोनेंट ऑफ b इन डायरेक्शन ऑफ a, क्योंकि b का ये कंपोनेंट है जो a की डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट यानी कि साइन वाला कंपोनेंट ये तो a की डायरेक्शन में नहीं है। और उसके बाद आप ये कह दो कि a और b की प्रोजेक्शन ऑन a, जिसे मैंने शैडो से तशबीह। तो जरा फिजिकली इमेजिन किया आप लोगों ने कि प्रोजेक्शन का क्या मतलब है। इसका मतलब जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हम वेक्टर को पूरा का पूरा दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई नहीं करते, एक का मैग्नीट्यूड पूरा लेंगे और दूसरे का मैग्नीट्यूड उतना लेंगे जितना वो उसकी डायरेक्शन में होगा। यानी कि शैडो कब ज्यादा बनेगा, अभी मैंने बताया जितना एंगल कम बन रहा होगा उतना शैडो ज्यादा, और जितना एंगल ज्यादा होता जाएगा उतना शैडो या प्रोजेक्शन कम होती जाएगी। अब जरा देखिए एग्जाम्पल देखते हैं जरा डॉट प्रोडक्ट की। बेतहाशा एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल मैं आप लोगों से करूंगा अभी डिस्कस, और वो आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से सुननी। ये देखिए जी, वर्क डन इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। वर्क खुद भी डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली, लेकिन आप सोचना चाह रहे होंगे कि डॉट प्रोडक्ट हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि नहीं वर्क में डॉट ही लेना, क्रॉस नहीं लेना। व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर? और ये जो बच्चा जान ले एक्चुअली उसको ही सही पता चलता है कि कब डॉट लगाना है और कब क्रॉस लगाना है। और ये समझना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। चंद बातें जरा देखिएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बच्चा इस बॉक्स को एक धागे से खींच रहा है। मैं देखना चाहता हूं बच्चा कितना वर्क कर रहा है। अब मुझे मालूम है वर्क किसके बराबर होता है, वर्क होता है फोर्स कितनी लग रही है मल्टीप्लाई है डिस्टेंस कितना चल रहा है। अब डिस्टेंस तो d है जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब मसला ये है फोर्स बच्चा तो लगा रहा है F, लेकिन क्या F पूरी की पूरी वर्क करवा रही है? जरा देखते हैं। F के दो हिस्से करते हैं। याद है हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना सीखे थे। दो हिस्से करें जरा। F के सामने जो थीटा के सामने वाला कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा होगा, और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा है। जरा गौर से इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखें। F sin थीटा कहां को खींच रहा है? ऊपर को नहीं खींच रहा है F sin थीटा। क्या बॉक्स ऊपर को जा रहा है? नहीं। इसका मतलब F sin थीटा लग तो रही है फोर्स, लेकिन किसी किस्म का कोई वर्क नहीं करवा रहा, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। आप समझ रहे हैं ना, फॉलो कर रहे हैं? इसी तरह जरा दूसरी फोर्स देखें तो F sin थीटा को निकाल देते, तो फिर दूसरी फोर्स जो F cos थीटा, देखें क्या वो उस बच्चे की मोशन की डायरेक्शन में लग रही है? आप कहेंगे यस। इसका मतलब दोनों फोर्सेस में से, बल्कि तीनों फोर्सेस में से ना F वर्क करवा रहा है, ना F का वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि F sin थीटा वर्क करवा रहा है, बल्कि वर्क करवाने वाला कौन है? F cos थीटा। दूसरे अल्फाज में अफेक्टिव कौन है? F cos थीटा। इसलिए हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से नहीं मल्टीप्लाई करना, डिस्प्लेसमेंट को उस फोर्स से मल्टीप्लाई करना है जो एक्चुअली में वर्क का रिस्पॉन्सिबल है या वर्क करवाने की वजह है।
और वर्क करवाने की वजह कौन बन रहा है, वो ना एफ है ना एफ साइन थीटा बल्कि एफ कॉस थीटा। इसलिए वर्क का फॉर्मूला यूं नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वर्क का फॉर्मूला यूं लिखना चाहिए कि वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स। नहीं लिखनी आगे, बल्कि आगे लिखना है कि अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और देखिए कौन सा अफेक्टिव कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफेक्टिव बन रहा है ना, तो इसलिए हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और अगर आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शैडो नहीं बन रहा, वो अगर ऊपर से सूरज, तो इसका मतलब हम इसको प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पूरा और फोर्स का सिर्फ वो हिस्सा जो वाकई काम करवा रहा है, और वो F cos थीटा होगा। तो फार्मूला बन गया W = FD cos थीटा। तो ये है हमारे पास वर्क में हमने डॉट क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है डॉट में काम करवाने वाला जो डॉट में अफेक्टिव कंपोनेंट होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट वो प्रोजेक्शन होती है, वो शैडो होता है, और वो cos थीटा वाला कंपोनेंट है। तो अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आएगा जहां अफेक्टिव कंपोनेंट कौन होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कॉज वाला कंपोनेंट, तो हम डॉट लगाएंगे। लेकिन अब आप कहेंगे क्या ये हमेशा रूल है? नहीं, वर्क में ऐसा है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये एक रेंच है, आप इस रेंच पर एक फोर्स लगाते हैं F। अब जरा देखें, फिर इस फोर्स के दो हिस्से करते हैं, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। अब आप मुझे बताएं, आपने रेंच को घुमाना है, क्या करेंगे? कौन सी फोर्स रेंच को घुमाएगी, F cos थीटा या F sin थीटा? अब देखें, F cos थीटा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि F cos थीटा तो रेंच को इधर को खींचेगा, जिसकी वजह से रेंच नहीं घूम सकता, जबकि F sin थीटा उस पर परपेंडिकुलर लग रहा है, और वो फोर्स जो है वो वाकई में रोटेशन जनरेट कर सकती है। यानी कि जब हम टॉर्क की बात करेंगे, रोटेशन की बात करेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक है, तो फिर हमें मालूम है कि हमारा F cos थीटा कुछ भी नहीं करेगा वहां पर। रोटेशन में कौन अफेक्टिव है? रोटेशन में प्रोजेक्शन अफेक्टिव नहीं है, रोटेशन में F cos थीटा अफेक्टिव नहीं है, बल्कि F sin थीटा अफेक्टिव है। तो आपको पता चला कि हाउ साइंटिस्ट चूज कि डॉट प्रोडक्ट लगाना या क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना या वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अफेक्टिव है, डॉट प्रोडक्ट, अगर वर्टिकल कंपोनेंट अफेक्टिव है, देन क्रॉस। ठीक है, तो मैं बता रहा था वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है वर्क। और हम लिखेंगे W = F डॉट D, और फर्दर इसको लिखेंगे, आप यूं लिख लो, डिस्प्लेसमेंट पूरा और इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक, डिस्प्लेसमेंट और साथ क्या किसको मल्टीप्लाई करना है, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। पूरी फोर्स नहीं, वो फोर्स जो काम करवा रही है, और वो कौन सी फोर्स थी अभी हमने पढ़ा था, D डिस्प्लेसमेंट हो गया, और काम करवाने वाली फोर्स F cos थीटा है उसका कंपोनेंट। तो ये क्या बन गया बाप, FD cos थीटा। ये है हमारे पास वर्क की एग्जांपल। तो यहां तक हम लोगों ने ये देखा। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, वर्क इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, आप फौरन कहेंगे स्केलर। रीजन पूछी जाए तो आप कहेंगे वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये थी हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट का। अब जरा हम डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो हमारे लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती हैं। तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? सिंपल कहूं तो डॉट प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये देखिए जी, हमारे पास हमने डिस्कस किया, अगर आप एक वेक्टर ले रहे हैं A, दूसरा वेक्टर B ले रहे हैं, और आपने लेना है इनका डॉट। पहले तो आप इनको जोड़ेंगे टेल टू टेल, अगर ये एंगल थीटा बना रहे हैं।
अब मैं चाहता हूं डॉट लेना, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूरा लेना है, दूसरे की प्रोजेक्शन लेनी है। अगर मैं इसको पूरा लूं तो इसकी प्रोजेक्शन लूंगा। अब ये बी है, ये इसका फिर कितना पार्ट होगा, बी कॉस थीटा। लेकिन क्या हमेशा इसी को रिजॉल्व करना है? नहीं बच्चों, आपकी मर्जी है, आप किसको रिजॉल्व कर लें, जिसको आपको आसान लगता है। अब जरा देखिए, ये ए है, ये वही वेक्टर बी है और वही एंगल थीटा है। अब अगर मैं वेक्टर बी पूरा मैग्नीट्यूड लूं तो फिर मुझे वेक्टर ए की प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अब ये ए है तो ये इसका कितना हिस्सा होगा, ये ए कॉस थीटा होगा। यानी कि मैं कहूंगा कि इस कंडीशन में मैंने इस कंडीशन में ए डॉट बी किसके बराबर लिया, ए डॉट बी लिया, ए पूरा और बी का कंपोनेंट बी कॉस थीटा। क्या बन जाएगा ये, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहां मैंने क्या किया, मैंने बी डॉट ए लिया, मतलब बी वेक्टर को पूरा कंसीडर किया, जबकि ए का सिर्फ प्रोजेक्शन ली। ये क्या बन जाएगा, बी ए कॉस थीटा। लेकिन आपको पता है जब स्केलर हो तो बी ए कॉस थीटा लिखो या ए बी कॉस थीटा लिखो, 3 2 6 भी होता है और 2 3 6 भी होता है। इसका मतलब जब आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कौन सा मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हो। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर्स को, ए को बी से डॉट ले लो या बी का ए से डॉट ले लो, इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता तरतीब को। आपको याद है मैंने एसोसिएटिव को बताया था, 3 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना। मैं आपसे पूछूं अगर व्हाट अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव यानी कि अगर मैं ए डॉट बी डॉट सी लूं, ए डॉट बी डॉट सी, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? अभी मैं इसका आंसर नहीं आपको बताऊंगा, आप इसको सोचें, मैं इसका आंसर बताता हूं आपको 5 से 10 मिनट के बाद। हम पढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यू रिमेंबर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान जो एक दूसरे पर 90 डिग्री बना रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं ड्रॉ करूं तो ऐसे होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये आपस में 90 डिग्री। तो जरा देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। याद है वो टेबल जो मैंने आपको बताया था? इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर आया, 0 के बराबर है। तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे नीचे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, ये सारा लिखकर नीचे लिखेंगे इज 0। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। इसके बाद इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं। याद है आपको यूनिट वेक्टर आई, जे और के? आई कौन सा एक्सिस में था, एक्स एक्सिस में, और ये जी आई था एक्स एक्सिस में, जे था के वाई एक्सिस में और के था जेड एक्सिस में। क्या एंगल बने इनके दरमियान? ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनेगा। अब जरा देखते हैं, तो अगर मैं आई को जे के साथ या जे को के साथ या के को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लूं
तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो या यूनिट वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर हो तो बहरहाल उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसके बाद इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, हाँ जी याद है पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन, जिनके दरमियान एंगल कितना हो? 0। ये देखो ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 हुआ, इनका डॉट कितना आएगा जी? देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये थीटा कितना है? 0। अगर आपको याद हो कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 1 होगा तो ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा? ए डॉट बी का आंसर आ जाएगा ए बी के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस ऑफ पैरेलल वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to product of their magnitudes, क्योंकि देखें राइट साइड पर आपके पास क्या आ रहा है? उनके मैग्नीट्यूड्स का सिंपल प्रोडक्ट ले लो, यही आपके पास पैरेलल वेक्टर्स है। और आप देख रहे हो कि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपके पास मैक्सिमम आएगा। डॉट प्रोडक्ट का आंसर यानी कि जैसे वर्क का आंसर मैक्सिमम आएगा किस एंगल पर? 0 डिग्री पर। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ एंटी इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अब जरा इसमें यूनिट वेक्टर्स देखते हैं। पैरेलल, अगर मैं i को i से मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट दूं, i डॉट i या j डॉट j या k डॉट k, i और i दोनों एक्स एक्सिस में है ना पैरेलल, j और j एक्स एक्सिस में पैरेलल, इनका आंसर पैरेलल है तो इनका आंसर मैक्सिमम आएगा और वो आएगा 1। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स केस में आ गए। इसी तरह इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, याद है आपको एंटी पैरेलल वेक्टर्स? हाँ जी, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर्स हो। ड्रॉ करता हूं आपके लिए, ये देखिए, ये अगर ए है और ये बी है, बिल्कुल ऑपोजिट, तो ये एक एंगल क्या हुआ? 180। अब आपको पता होना चाहिए कि इनका डॉट जब हम लेंगे तो वो आएगा a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180, और cos 180 कितना होता है? -1 होता है बच्चों। तो हमारे पास आंसर क्या आया? a डॉट बी इज इक्वल टू -ab। ये प्रॉपर्टीज अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेक्चर के अगले हिस्से में मैं इन प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करूंगा और बहुत ही जबरदस्त किस्म के 2-3 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।